हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ यूपी टेट के कुछ चुनिंदा ईवीएस के प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूपी टेट के एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए समझते हैं एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से। कह रहा है पहले, ओके चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। गिर शेर परियोजना पूछ रहा है कि वह स्थित, आप इसे बताइए किस जगह पे ये स्थित है। ओके, तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुजरात में है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? गुजरात में है। फिर कह रहा है कि महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो आपको ये बताना है कि जो गिर शेर परियोजना है यह किस राज्य में स्थित है। चलो भाई बताओ, आप बता सकते हो। देखो गिर शेर परियोजना जो होती है यह सिंहों का घर है। ठीक है, जो गिर शेर परियोजना यह क्या है? सिंहों का घर है, जो कि केंद्र सरकार की मदद से बनाई गई थी। और ये कहां पाई जाती है? आप बोलोगे सर ये गुजरात के जूनागढ़ में पाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह क्या हो गया? सही ऑप्शन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? पूछ रहा है कि पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो देखो मेरे भाई, जो पुष्कर मेला है यह ना तो जयपुर में पाया जाता है, ना तो उदयपुर में पाया जाता है और ना ही जोधपुर में पाया जाता है। तो बताओ सही ऑप्शन क्या होने वाला है? तो आप बताओगे हाँ, पुष्कर मेला जो है कहां पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? सही है। तो देखो अजमेर के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, यानी कि जो पुष्कर मेला होता है यहाँ पे पशुओं का मेला लगाया जाता है। ठीक है, और ऊंट को और अच्छे नस्ल के जो पशु पाए जाते हैं उनको इस जगह पे पुरस्कृत भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपके ए बी सी, इनमें से कौन सबसे ज्यादा हानिकारक किरण है? तो देखो मेरे भाई, इसमें सबसे ज्यादा हानिकारक किरण कौन सा है? आप बताओगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है यूवीसी यानी अल्ट्रावायलेट जो सी रे है, ये हमारे लिए क्या है? सबसे ज्यादा हानिकारक किरणें होती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? देखो भाई, कभी कभी इसी क्वेश्चन क्या करेगा, उल्टा करके आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब वो पूछ देगा कि बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो आपको इसका आंसर तो मिल ही गया होगा क्योंकि मैंने बता दिया। तो आप बताओ ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे सर सांगपो नाम से जानते हैं तिब्बत में। तो सांगपो को भारत में किस नाम से जानेंगे? भैया ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो देखो ऑप्शन नंबर ए है कि 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 21 मई 1949 को और ऑप्शन नंबर डी 13 नवंबर 1949 को। चलो सबसे पहले ये बताओ कि संविधान सभा का जो हमारा यह अपनाया गया था किस डेट को अपनाया गया था? ठीक है, उसके बाद तुम मुझे ये भी बताओ कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो भाई देखो सिंपल जवाब, राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ओके, और कह रहा है कि जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? अपनाया गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? यानी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी और सी एंड डी, आप बताओ इनमें से जो है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि वायु प्रदूषण के मापन से संबंधित है, जो वायु प्रदूषण को मापती है, मूल्यांकन करती है, उसके बारे में निगरानी रखती है। चलो बताओ ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होने वाला है? तो देखो भाई नाम से ही स्पष्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो क्या करता है? मुख्य ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि स्थित है यानी अवस्थित है किस जगह पे पाई जाती है? तो मेरे भाई आपको पता होगा कि जो कोटोपैक्सी है ये क्या है? पूरे संसार की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। ठीक है, कोटोपैक्सी क्या है? संसार की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। अब बताओ ये कहां पाई जाती है? तो भाई ये एंडीज पर्वतमाला में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिया है कि यह एंडीज पर्वतमाला में पाई जाती है और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर क्या है? स्थित है। अब बताती है किस पर्वतमाला पे भाई? एंडीज पर्वतमाला पे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, आप उसका क्या करो? नाम बताओ। यानी कि वायुमंडल का वो तल जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, आपको उसका नाम बताना है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले नाम दिया गया समताप मंडल,
क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो आपको पता है कितने मंडल होते हैं? अब देखो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक वाला मंडल है वो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अवस्थित है, यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? तो देखो भाई ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में एंड ऑप्शन नंबर डी असम में। तो आपको ये बताना है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है या फिर असम में पाया जाता है? तो आपको पता है कि जो सरिस्का है वह कहाँ पाया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान में पाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है भाई, आप बता सकते हो इसको कि सबसे आसान सा ये प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा भाई? एटीपी बिल्कुल नहीं, सूर्य के प्रकाश सोचते हैं, डीएनए बिल्कुल नहीं, आरएनए बिल्कुल नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। ओके भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मार्क का संबंध है। आपको पता होगा कि जितने भी संसाधन बनते हैं, हम लोग चीजों को यूज करते हैं, उनको एक मार्क दिया जाता है जो कि उनकी गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक मार्क का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए से यानी कि गुणवत्ता से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो आप। कह रहा है कि एक मार्क का जो संबंध होता है वो किससे होता है? गुणवत्ता से होता है। ठीक है, और कह रहा है आगे, उसके बाद कह रहा है कि एक मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एक मार्क लगा होता है उनके बारे में यह माना जाता है कि ये निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं, यानी कि इनको यूज करने से नुकसान नहीं होने वाला है। और ये मानक किसके द्वारा दिए जाते हैं? भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और जो एक मार्क का यह उपयोग किया हुआ कृषि उत्पाद अधिनियम 1936 के द्वारा लागू होता है, जो कि 1986 में क्या की गई थी? संशोधित की गई थी। ठीक है, तो भाई आपको सारे फैक्ट्स नहीं याद रखने, आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक मार्क किससे रिलेटेड है। तो भाई देखो एक मार्क किससे रिलेटेड है? एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जो गंगा नदी है वो निकलती है, तो बताओ भाई गंगा नदी कहां से निकलती है? सिंपल सा जवाब आप सभी को पता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहां पे है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर मुझे आपसे क्या बताइए गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आप याद रखो 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो मेरा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो गया था? गंगोत्री ग्लेशियर। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम था वह कब पारित किया गया था? जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके शिकार पे रोक लगाने के लिए जो एक नियम था उसको कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1960 में, ऑप्शन नंबर बी है 1962 में एंड ऑप्शन नंबर सी है 1972 में, ऑप्शन नंबर डी है 1975 में। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि यह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखो 1972 में अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया यहाँ पे? राइट आंसर हो गया है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई किण्वन कहते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो भाई बताओ मेरे, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? आपको पता है, अब बोलते सोवियत संघ रूस से लिया गया है, यानी कि यूएसएसआर, यानी जो हमारा सोवियत संघ रूस है वहां से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य लिया है। अब बताओ हमने मूल अधिकार कहां से लिए हैं? तो भाई आपको पता होगा मूल अधिकार हमने कहां से लिए? यूएसए यानी कि अमेरिका से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे है? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वह किस जगह पे है? तो भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। जैसे मैं बात करूंगा WTO की हेडक्वार्टर के बारे में आप बताइए, WHO के बारे में बताइए। तो देखो WTO और WHO NILO का जो हेडक्वार्टर होता है वह कहां पे होता है? जिनेवा में होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस जगह पे है, तो इसका ऑप्शन हो गया यहाँ पे सही, हेग में है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो किस जगह पे है? हेग में। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? ये एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई जो कि किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हो। अगर उसमें ईवीएस की बातें की गई है तो इस क्वेश्चन का आना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है आज के समय में। तो आप इस क्वेश्चन को वेरी क्लियर कर लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको बाद में चल के दिक्कत ना हो। तो देखो भाई, प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो ना तो 1972 में था, ना तो 1981 में था, और ना ही 1985 में था। तो कब था? आप बोलोगे मेरे भाई 1973 में। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1973 में की गई थी। क्यों? क्योंकि जो बाघों की संख्या थी भारत में वो धीरे धीरे क्या होने लगी थी? गिरने लगी थी। तो उनकी संख्या को बचाया जाए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी दशाएं उपलब्ध कराई जाए, सुरक्षित उनको रखा जाए, इसीलिए 1973 में क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या यहाँ पे सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूलों की घाटी स्थित है, यानी कि फूलों की घाटी किसको कहते हैं? भाई सिंपल सा जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड को। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं भाई? उत्तराखंड को कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि एक जो वयस्क मानव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही सिंपल सा जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 206 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि मकर रेखा जो है, बताइए ये किस डिग्री पे है? मकर रेखा आपको पता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा है ना, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो देखो, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ वाला ऑप्शन कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें कि ध्रुव तारा, अरे भाई ध्रुव तारे के बारे में प्रश्न पूछ दिया। क्या ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? भाई सबको पता है इसके बारे में, बट आप पेपर में क्या होते हो? कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप अपने यहाँ पे विश्वास नहीं कर पाते हो मेरे भाई। अगर आपने तैयारी की है तो आपको पेपर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। चाहे पेपर मेरा 23 को, 73 को, चाहे आज ही मेरा पेपर आप ले लो, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ध्रुव तारा कहां पाया जाता है, यानी ध्रुव तारा किस दिशा में पाया जाता है? यदि आपको यही पता है तो आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। तो बिल्कुल सही जवाब भाई क्या है? उत्तरी तारे को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा, यानी कि उत्तर की दिशा में जो तारा पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। ओके, ये रहे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।